हेलो एवरीवन। मैं सुनील आप सबका यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन बुक पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय, दूरी और चाल। आज हम इस चैप्टर का बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आपको ये टॉपिक आता है तो समझो आप इस चैप्टर के 50% क्वेश्चन को सिर्फ इस एक अकेले कंसेप्ट से सोल्व कर पाओगे। और एक बात बता दूं, ये टॉपिक प्रॉपर एक कंसेप्ट है, ना कि कोई शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के पीछे क्रेजी मत रहा करो। ट्रिक वो लोग यूज करते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, मैथ सिर्फ तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसे सही तरीके से समझाया ना जाए। तो ट्रिक के पीछे मत भागा करो बच्चों, कंसेप्ट को समझा करो, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो कंसेप्ट आपका हर सवाल में साथ देगा, चाहे कैसा भी सवाल हो। ठीक है, ट्रिक का क्या है, ट्रिक एक सवाल में लग जाएगी, एक में नहीं लगेगी, लेकिन ट्रिक भी कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट से ही बनती है। तो जब भी कोई भी ट्रिक पढ़ो तो सबसे पहले उसके बारे में ये पढ़ा करो कि ये ट्रिक बनी कैसी है, इसका रीज़न क्या है, किस लिए ये ऐसे अप्लाई होती है। ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद सुनील राज से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको जो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ वगैरह, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि स्पीड, आप सभी को पता भी होगी कि स्पीड क्या होता है। स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। एक्चुअल में स्पीड होता क्या है, स्पीड एक रेट है जो डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज किया जाता है। ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो ये स्पीड का जो फॉर्मूला है, ये सबने आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में हमारे पास तीन टर्म्स हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, चाल, दूरी और समय। ये तीन टर्म्स जो है, इन तीनों टर्म्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। दूसरी बात, अगर इन तीनों टर्म में से वन बाय वन हम एक को फिक्स लेते हैं तो उसके बाद बाकी दो का रिलेशन क्या रहेगा, यही हमारा कंसेप्ट है। तो देखो, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि दो आर्टिकल, दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन या कोई भी दो केस दे रखे हैं आपको, जिनमें अगर दोनों में डिस्टेंस हम कांस्टेंट ले लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो उस केस में उन दोनों की जो स्पीड और टाइम है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अब देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ये मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बस इस वीडियो में बने रहना, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सोल्व हो जाते हैं सिर्फ इस टॉपिक से, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए पहला कंसेप्ट क्या है कि डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है, यानी डिस्टेंस अगर स्थिर है, फिक्स कर दें हम दो ऑब्जेक्ट की या दो पर्सन की, तो उन दोनों की स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन रहेगा, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसे कम टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, और जिसकी स्पीड कम होगी उसे ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो हो गया ना एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। दूसरी बात, अगर दोनों केस में टाइम को कांस्टेंट कर दें, मतलब समय को स्थिर कर दें, फिक्स कर दें, तो इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनेगा, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, देखिए टाइम अगर इक्वल दिया जाए दोनों ऑब्जेक्ट को या दोनों पर्सन को, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जिसकी कम स्पीड होगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हुआ ना एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं ये। तीसरी बात, स्पीड अगर कांस्टेंट कर दी जाए, मतलब अगर दोनों पर्सन की स्पीड सेम है, फिक्स है, इक्वल है, तो उस केस में दो टर्म क्या बची, डिस्टेंस और टाइम। इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, डिस्टेंस और टाइम जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे, अब स्पीड को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, यानी दोनों पर्सन की या दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, चाल सेम है, इक्वल है, तो उस केस में सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है दोनों की, और जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे कम टाइम लगेगा, स्पीड तो सेम है दोनों की। ठीक है ना। चलिए इन तीनों जो रिलेशन है हमारे, जो मैंने यहाँ पे बताया, इनको डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। बिल्कुल
डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ये चीज़ तो घबराइए मत। देखिए नेक्स्ट हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि दो पर्सन है, क्या है, दो लोग हैं, जैसे दो लोगों को ये डिस्टेंस कवर करनी है, ट्रैवल करनी है, ये डिस्टेंस सॉरी, तो दो लोग हैं, इन दोनों लोगों को क्या करनी है, एक डिस्टेंस दे रखी है और जो कि ट्रैवल करनी है। ये जो डिस्टेंस है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो कि इन दोनों को ट्रैवल करनी है। एक ए है और एक है बी, ये दो लोग हैं, दोनों को ये डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। मान लेता हूँ कि ये दोनों के लिए डिस्टेंस फिक्स है जो कि 60 किलोमीटर मान लेता हूँ मैंने क्या कहा यहाँ पे कि डिस्टेंस को कांस्टेंट करना है, फिक्स करना है, दोनों के लिए इक्वल करना है। ए को भी 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है, बी को भी 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, ए की स्पीड में मान लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ए की 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो ए इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी, तो ए जो है ये इस डिस्टेंस को 3 घंटे में ट्रैवल करेगा, क्योंकि 20 की स्पीड से 20 की चाल से 60 किलोमीटर को कवर करना है तो 3 घंटे लगेंगे इसको। बी इसे कितने टाइम में कवर करेगा, बी को 2 घंटे लगेंगे। अब इस चीज़ को समझो, देखो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट ले रहा हूँ तो दोनों की ए और बी की अगर मैं चाल यानी कि स्पीड की बात करूँ तो स्पीड का जो अनुपात है वो क्या बनेगा, देखो स्पीड कितनी कितनी है, ए की स्पीड है 20 और बी की है 30, तो इनका जो अनुपात है स्पीड का यानी कि चाल का जो अनुपात है वो कितना बन रहा है, 2:3 बन रहा है ना। लेकिन इनके द्वारा जो टाइम लिया गया है, टाइम का अनुपात क्या बनेगा, टाइम का अनुपात क्या बनेगा, टाइम का अनुपात बनेगा, देखो ए ने कितना टाइम लिया, 3 घंटे लिया, बी ने कितना टाइम लिया, 2 घंटे लिया, तो टाइम का अनुपात क्या बन गया, 3:2 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। देखो ये 2:3 तो स्पीड का है, तो इसका उल्टा यानी कि रिवर्स कर दो, 3:2 जो है वो टाइम का अनुपात आ जाएगा, इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी, ये जो रेशियो है स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन बाई बी डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई ए। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब ये है, बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा दोनों का, उसका इन्वर्स क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट रिवर्स कर दिया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, 2 का 3 कर दिया, 3 का 2 हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि स्पीड का रेशियो अगर आपको दे रखा है 3:4, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। अब ये 4:3 उल्टा मैंने कर तो दिया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये 1/3:1/4 होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। तो जब अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 1/3:1/4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जैसे कि एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि रेशियो 4:3 ही हो जाएगा। 2 के केस में ये 3 सिर्फ डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, ये जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 2 के केस में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। 3 के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3 पर्सन है, ए बी और सी, स्पीड का इनका रेशियो है 2:3:4, तो टाइम का क्या रेशियो होगा। अब आप कहोगे कि रिवर्स करना है तो सिंपल हम 4:3:2 कर देंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। 2 के केस में आप डायरेक्ट रिवर्स कर देते हो, यानी कि वहाँ पर इन्वर्स करने पर रिवर्स ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2:1/3:1/4 ये लिखना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6,
3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6:4:3। मतलब जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 6:4:3। ये रेशियो आएगा, ना कि 4:3:2। तो ये बात भी ध्यान रखना, बहुत बार ऐसे होता है, यही तो ट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल देता आपको कि बस ये रिवर्स कर दो एक दूसरे को, तो ये ट्रिक हो जाती है। लेकिन ये रिवर्स हुआ क्यों है ये पता होना चाहिए ना आपको। तो इसीलिए कहता हूँ कि ट्रिक के पीछे मत भागा करो, कंसेप्ट को समझा करो। कंसेप्ट ये है कि ये रिवर्स नहीं हो रहा बल्कि इन्वर्स हो रहा है। इन्वर्स का मतलब 1/, में कर दो इसको। तो जो भी स्पीड का रेशियो है उन रेशियोज को क्या करो, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, टाइम अगर कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया अगर टाइम कांस्टेंट होता है, 2 पर्सन है उनका टाइम सेम है, फिक्स है। अगर उनका टाइम फिक्स है तो स्पीड और जो डिस्टेंस और स्पीड जो है वो क्या होगी, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगी, देखो जैसे कि वही सेम चीज़ अगर मैं ये कहूँ आपको कि 2 पर्सन है, एक ए है जिसकी स्पीड है 20 km/h और एक बी है जिसकी स्पीड है 30 km/h। तो मैंने कहा कि दोनों का टाइम कांस्टेंट करना है, टाइम सेम कर दो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि 3 घंटे का टाइम देता हूँ दोनों को हमने क्या किया, 3 घंटे का टाइम दे दिया। अब मुझे ये बताओ ए जो है वो 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। 20 km/h ट्रैवल करता है ये, तो 3 घंटे में 60 किलोमीटर। बी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बी 90 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, क्योंकि 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 3 घंटे में कितना ट्रैवल कर देगा, 90 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर टाइम कांस्टेंट है तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है, ए और बी की स्पीड का रेशियो तो वही है 20:30 यानी कि 2:3 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि डिस्टेंस का रेशियो भी यही आना चाहिए। देखते हैं क्या यही आ रहा है। डिस्टेंस का रेशियो क्या बन जाएगा, देखो ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जब टाइम 3 घंटे था, 60 किलोमीटर। तो बी ने कितनी ट्रैवल की उसी 3 घंटे में यानी सेम टाइम में, 90 किलोमीटर। तो अगर हम इसको 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। देखो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसी रेशियो को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए डिस्टेंस ए के सामने ए की रखेंगे, बी के सामने बी की रखेंगे। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। जैसे कि मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि ए बी और सी इनकी स्पीड का रेशियो अगर मैं कहूँ कि 5:6:7 है, तो इनके द्वारा अगर टाइम सेम है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम सेम है तीनों का, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या आ जाएगा, वो भी उसका रेशियो भी 5:6:7 होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। बट ये कंडीशन ज़रूरी है कि टाइम सेम होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम सेम होता है, मैं क्वेश्चन करवाऊँगा वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से यूज़ होता है इस कंसेप्ट का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला मैंने कि अगर स्पीड कांस्टेंट कर दी जाए, तो मतलब स्पीड अगर सेम हो 2 पर्सन की या 2 से ज़्यादा पर्सन जितने भी है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मतलब ये कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। कैसे, देखो जैसे सेम चीज़ मैंने क्या कहा कि दोनों की स्पीड सेम है। जो ए है, ए की स्पीड भी मैं ले लेता हूँ 20 km/h है, और मैं बी की स्पीड भी 20 km/h ले लेता हूँ, क्योंकि स्पीड सेम है ना, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं अगर ए को कहूँ कि ए को 2 घंटे का टाइम देता हूँ मैं, और बी को 3 घंटे का टाइम देता हूँ, क्योंकि स्पीड सेम है, बाकी चीज़ें तो डिफरेंट होगी ना। टाइम ए का 2 घंटे है और बी का 3 घंटे है, तो ए 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आप कहोगे 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये।
अगर मैं बात करूं बी की, बी 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड तो 20 है लेकिन 3 घंटे में ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो इनकी स्पीड तो सेम है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का कितना क्या रेशियो बनेगा, ए और बी का, ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो क्या है, डिस्टेंस ए ने 40 किलोमीटर और बी ने 60 किलोमीटर ट्रैवल किए, 40 और 60, तो इनका 20 पे कैंसिल करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देखो क्या रेशियो बन रहा है डिस्टेंस का, 2:3 बन रहा है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम देखो कितना कितना है, टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा, ए को 2 घंटे का टाइम मिला था, बी को 3 घंटे का टाइम मिला, तो 2:3। देखो सेम रेशियो आ रहा है ना। सेम रेशियो आने का मतलब ये है कि डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि अगर स्पीड सेम है, 2 पर्सन की अगर स्पीड सेम है, तो उस केस में इनके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस का रेशियो, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन बाई ए डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई बी। ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखना। 3 के केस में भी ऐसा ही हो जाएगा, ए बी सी 3 के केस में सेम रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेंगे, देखिए चलिए नेक्स्ट है ना, इनको समझने के लिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत आसान है, इनको अगर यूज़ करोगे तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करोगे बहुत ज़्यादा। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच अ प्लेस in 22 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? So स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रेन जो है वो अपनी जो ऑन स्पीड है, यानी कि उसकी जो यूजुअल स्पीड है, सामान्य जो स्पीड है, उसकी जो सामान्य चाल है, उस सामान्य चाल का 7/11 चाल से अगर वो चलती है, सामान्य चाल का क्या 7/11 चाल से चलती है, तो वो अपने गंतव्य पर यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने प्लेस पर 22 घंटे में पहुंचती है। हाउ मच टाइम कुड बी सेव इफ़ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड, यानी कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो वो कितना समय बचाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि अगर ये कह रहे हैं कि ट्रेन जो है वो अपनी सामान्य चाल का 7/11 से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। देखो ट्रेन की जो न्यू चाल है, नई स्पीड है, मैं नई स्पीड की बात कर रहा हूँ, वो क्या है 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड का 7/11 है, तो इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर उसकी यूजुअल स्पीड 11 है तो उसकी नई स्पीड कितनी है, 7 है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ये ट्रेन देखो, फर्स्ट केस में अगर वो न्यू स्पीड से चल रही है तब भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और अगर यूजुअल स्पीड से चलेगी तब भी वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। फर्स्ट केस क्या है, न्यू स्पीड का है, सेकंड केस मैं ले लेता हूँ यूजुअल स्पीड का। अब देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड 2 केस ले रहा हूँ, यहाँ पहले केस में न्यू स्पीड और दूसरे केस में यूजुअल स्पीड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब वो उसकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, फिर उसकी न्यू स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड है 7 और यूजुअल स्पीड का रेशियो, यूजुअल स्पीड क्या है 11, तो इनकी स्पीड का रेशियो 7:11 हो जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि जब डिस्टेंस सेम होती है, देखो पीछे जो मैंने डिस्कस किया है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो उस केस में स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो इनका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 11:7 हो जाएगा। अब इसने ये बोला है कि जब वो अपनी यूजुअल स्पीड का 7/11 यानी कि उस नई स्पीड से चलती है ट्रेन, तो 22 घंटे में पहुंचती है अपने प्लेस पर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में अगर वो न्यू स्पीड से चल रही है ट्रेन तो टाइम कितना लग रहा है, 11 यूनिट टाइम लग रहा है, मतलब वो अपने गंतव्य पर, अपने प्लेस पर 11 यूनिट टाइम में पहुंचती है। और अगर वो यूजुअल स्पीड से चलती है, सामान्य चाल से चलती है, तो वो 7 यूनिट टाइम में पहुंच जाएगी, ठीक है।
अब देखो न्यू स्पीड से चलने में वो 22 घंटे में पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 11 यूनिट में पहुंच रही है, 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, 22 घंटे है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 घंटे, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आवर कर दो, यानी कि 14 आवर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर वो न्यू स्पीड से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है, और अगर वो यूजुअल स्पीड यानी अपनी सामान्य चाल से चलती तो वो गंतव्य पर, अपने प्लेस पर 14 घंटे में पहुंच जाती। तो कितने घंटे सेव करती वो, देखो 22 घंटे की बजाय 14 में पहुंच रही है, तो 8 घंटे बचा रही है ना वो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड यानी अपनी ऑन स्पीड से चलती तो उस केस में वो 8 घंटे का समय बचा लेती। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये करने में बहुत ही आसान है। सिंपल आप इस रेशियो को देख के देख लोगे कि 7 इसकी न्यू स्पीड है और 11 यूजुअल स्पीड है, तो इसका न्यू स्पीड का और जो यूजुअल स्पीड है उसका रेशियो 7:11 आ जाएगा। टाइम का रेशियो 11:7 आ जाएगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे दे रखी है इसमें, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 14 घंटे। तो इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि 8 घंटे है, जो कि 8 घंटे बचाती हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर एंड passes them completely in 36 and 45 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी देखो बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रेन जो है 2 लोगों को पास करती है, क्रॉस करती है, जो कि उस ट्रेन की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में ये चल रही हैं, और इनकी स्पीड जो है वो क्या क्या है, यानी कि इनकी चाल जो है दोनों लोगों की क्या क्या है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इनको पास करने में इनको 36 सेकंड और 45 सेकंड ट्रेन को लगते हैं। तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि एक ट्रेन है, मान लेता हूँ ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन एक इस आदमी को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा इस आदमी को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इसे क्रॉस करने में इसको 36 सेकंड का टाइम लगता है और इसे क्रॉस करने में 45 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब ट्रेन की स्पीड पूछी है आपसे। ठीक है, ट्रेन की क्या पूछी है, स्पीड पूछी है। तो मान लेता हूँ जो भी ट्रेन की स्पीड है, जैसे x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है। तो अब देखो इसकी लेंथ, अगर मैं कहूँ कि l इसकी लेंथ है, तो एक बात देखो, जब मैंने कहा आपको कि ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस कर रही है और इस मैन को क्रॉस कर रही है, तो दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे इस ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में अपने आप को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी तभी तो इस आदमी को क्रॉस करेगी। और यहाँ पर दूसरे केस में भी क्या हो रहा है, इस आदमी को क्रॉस करने के लिए अपनी लेंथ को ट्रैवल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इस आदमी को तभी क्रॉस करेगी जब ये अपने आप को क्रॉस कर लेगी इस आदमी से। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि दोनों ही केस में जो ट्रेन को कवर करनी पड़ती है डिस्टेंस, वो क्या है, इसकी खुद की लेंथ को कवर करना पड़ता है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है वो सेम है। अब आपको पता है जब डिस्टेंस सेम होती है तो उस केस में स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि स्पीड का रेशियो फर्स्ट केस में डिवाइड बाय स्पीड इन सेकंड केस किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन इन सेकंड केस डिवाइड बाय टाइम टेकन इन फर्स्ट केस। ठीक है, दूसरी बात ये, पहली बात तो ये होगी कि ये आपको पता होना चाहिए रेशियो। दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि जब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, यानी कि ट्रेन भी चल रही है और मैन भी चल रहा है, तो यहाँ पर जो स्पीड यूज की जाएगी वो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब सेम डायरेक्शन की बात आती है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है, यानी कि x माइनस वाई। मैं लिख देता हूँ कि x क्या है, ट्रेन की स्पीड है, y जो है मैन की स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, आपको पता होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन की स्पीड में से आदमी की स्पीड माइनस होगी। तो यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड होगी वही यूज की जाएगी। तो फर्स्ट केस में जो स्पीड यूज की जाएगी
वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। और रिलेटिव स्पीड फर्स्ट केस की क्या हो जाएगी, यानी कि स्पीड 1 क्या होगी, x माइनस टू किलोमीटर पर आवर। ये पहले केस की स्पीड होगी जो एल लेंथ को कवर करने के लिए यूज की जाएगी। दूसरे केस में क्या होगी, दूसरे केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, यानी कि दूसरे केस की जो स्पीड यूज की जाएगी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यानी कि सॉरी रिलेटिव स्पीड ट्रेन की और मैन की करनी है, तो यानी कि x ट्रेन की है -4 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है डिस्टेंस दोनों के केस में सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो है, पहले केस की स्पीड है x-2, दूसरे केस की स्पीड है x-4, और पहले केस का जो टाइम है वो कितना है, 36 सेकंड है। देखो ये 36 सेकंड है तो नीचे 36 सेकंड लिखेंगे, और ये सेकंड केस का जो टाइम है वो 45 सेकंड है तो 45 सेकंड ऊपर लिख देंगे। अब सिंपली पहले तो इनको सिंपल कर लो, 9 पे कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा, देखिए ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x-2 से, तो 4x-8 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो 5 है ये इधर x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका 5x-20। तो ये 4x जो है इस साइड जाके 5x में से माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये 20 इस साइड जाके +20 हो जाएगा, तो -8 + 20 हो जाएगा आपका कितना, +12। तो जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 12। मतलब ये कि जो ट्रेन है इस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आएगी क्योंकि जो ये रिलेटिव स्पीड में ये जो मैन की स्पीड यूज कर रहे हैं हम किलोमीटर में है, तो इसका मतलब x को भी हमें किलोमीटर पर आवर में ही लेना पड़ेगा। तो मतलब ये कि x की जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, तो ये इसकी स्पीड होगी। बात आ रही है समझ में, देखो बिल्कुल ईजी है, बस इतना सा इसका आंसर है, सिर्फ आपको रिलेटिव स्पीड का पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार मतलब एग्ज़ाम वगैरह में भी आता है, ये आया हुआ है क्वेश्चन है ये वैसे तो, और बहुत बार आपने बुक वगैरह में भी देखा होगा, नोट्स वगैरह में, ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, अ कैट इज लोकेटेड इन अ टनल at a distance from entrance of 2/5 of the length of the tunnel. A train is coming toward the tunnel at a certain distance. The cat start running when the train whistle. If cat run toward entrance, the train catch her at the entrance of the tunnel, and if she run toward the exit, the train catch her at the exit point. If the speed of train is 40 किलोमीटर पर आवर, then what is the speed of cat? So स्टूडेंट क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कैट जो है वो एक टनल में यानी कि एक गुफा में बैठी है। देखो जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये क्या है, ये एक गुफा है, ये एक टनल है, इस तरह से, ठीक है, ये एक टनल है। ये कह रहे हैं कि एक जो कैट है, एक बिल्ली जो है, वो इस गुफा के जो एंट्रेंस है, ये मान लेता हूँ मैं एंट्रेंस है, और ये है एग्जिट। इसके एंट्रेंस से 2/5 ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल, यानी कि टनल की पूरी लेंथ का 2/5 पार्ट पे बैठी है। इसका मतलब ये कि अगर टनल की पूरी लेंथ मैं कहूँ कि 5 यूनिट है, तो इस 5 यूनिट को मतलब टनल को अगर मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4 5, तो ये जो एंट्रेंस से 2 पार्ट पे यानी कि 1 और 2, ये 2 पार्ट पे यहाँ पर कैट बैठी है, यानी 2/5 है ना। अब देखो टोटल 5 है, ये 2 है, इधर ये 3 बच गया, तो मतलब ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। तो यहाँ पर कैट बैठी है, और एक ट्रेन है, ये कह रहा है ट्रेन इज कमिंग टुवार्ड द टनल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि मान लेता हूँ कि ट्रेन एक यहाँ से यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि आ रही है इस टनल की तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस पर। तो मान लेते ये ट्रेन की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये कुछ भी मान लो y, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं y डिस्टेंस पे ट्रेन आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही ट्रेन यहाँ से विसल करती है तो उस टाइम ये कह रहे हैं कि व्हेन द कैट स्टार्ट रनिंग व्हेन द ट्रेन विसल, यानी कि जैसे ही ट्रेन हॉर्न देती है तो उस टाइम कैट रनिंग भागना शुरू करती है।
तो ये कह रहा है इफ कैट रन टुवर्ड एंट्रेंस, यानी कि कैट अगर एंट्रेंस की तरफ भागती है तो ट्रेन जो है उसे एंट्रेंस पे पकड़ लेती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर कैट जो है वो एग्जिट की तरफ भागती है तो ट्रेन उसे एग्जिट पर पकड़ लेती है। अब देखो ट्रेन, मतलब ये हुआ कि कैट अगर एंट्रेंस की तरफ भाग रही है तो उसको वहाँ पर 2 यूनिट कवर करनी पड़ती है और ट्रेन को ये y डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो एग्जिट की तरफ भाग रही है तो उसे 3 यूनिट यानी कि थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब तक ट्रेन भी यहाँ पहुँच जाएगी। ट्रेन को कितनी कवर करनी पड़ेगी, y प्लस ये 5 डिस्टेंस, ये यानी कि 5 यूनिट पूरी की पूरी ये, ठीक है, y प्लस 5 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ट्रेन को। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो मैं अभी तक आपको समझाता आया हूँ। पहली बात तो ये कि देखो यहाँ पर टाइम सेम है। कैसे टाइम सेम है, देखो पहला केस मैं अगर लेता हूँ, यहाँ पे कैट यहाँ से भागना शुरू करती है, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है। जैसे ही ट्रेन ने विसल किया तो ट्रेन यहाँ से चलना शुरू कर रही है, कैट यहाँ से चलना शुरू करती है। तो दोनों एक साथ इस पॉइंट पर मिलते हैं एंट्रेंस पे। तो मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ यहाँ से चलना शुरू किया और दोनों एक साथ यहाँ मिल जाते हैं, तो इनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो सेम है ना, दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो आपको पता है जो स्पीड का रेशियो है, यानी कि ट्रेन की स्पीड डिवाइड बाई कैट की स्पीड, इनके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कैट, ये चीज़ आपको पता है ना। जैसे कि मैंने पीछे बताया, जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो देखो ट्रेन की स्पीड डिवाइड बाई कैट की स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ट्रेन डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कैट। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रेन की स्पीड डिवाइड बाई कैट की स्पीड, तो क्या हो जाएगी, पहले केस में, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में कैट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ये 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल की, और ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, y। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y डिवाइड बाई कैट की डिस्टेंस आ जाएगी 2। तो एक इक्वेशन ये मिल गई हमें। दूसरे केस की बात करें, अगर कैट इस डायरेक्शन में भागती है यानी कि एग्जिट की तरफ भाग रही है, तो उस केस में भी क्या होगा, देखो कैट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू किया, दोनों एक साथ ही इस पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। तो चल भी एक साथ रहे हैं, पहुँच भी एक साथ रहे, तो दोनों का ट्रैवलिंग टाइम फिर से सेम हो गया। तो अगर ट्रैवलिंग टाइम सेम है तो फिर दोबारा से क्या करेंगे हम, ट्रेन की स्पीड और कैट की जो स्पीड है उसका रेशियो क्या होगा, इनके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो कैट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 3 यूनिट, और ट्रेन ने कितनी की, y प्लस ये 5 यूनिट, ये यानी कि ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच रही है तो कितनी हो जाएगी, y प्लस ये 5 यूनिट, ये तो मतलब ट्रेन ने y प्लस 5 यूनिट ट्रैवल की है और कैट ने 3 यूनिट ट्रैवल की है। तो ये रेशियो मिल जाएगा हमें। तो अब देखो दोनों ही केस में क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट है ना, ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी हम दोनों केस में उसी स्पीड से चल रही है, कैट भी दोनों केस में सेम स्पीड से चल रही है। तो जो ये स्पीड का रेशियो है ये इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। मतलब y डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 10। तो यहाँ पर 2y माइनस हो जाएगा 3y में से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो मतलब ये कि यहाँ पर y की वैल्यू अगर 10 रखें तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा ना, क्योंकि हमें स्पीड, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ इसकी, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ कैट, ये रेशियो क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 10 पुट कर दो डिवाइड बाई 2, तो ये रेशियो बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 1। तो स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ कैट का रेशियो बन जाएगा 5/1। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड पुट कर सकते हैं हम 40, कैट की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1। तो ये 5 से 48 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड ऑफ कैट क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ कैट आ जाएगी, कैट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, यानी कि टाइम सेम है तो डायरेक्ट रेशियो से कर दो, ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 39 सेकेंड while it crosses a signal pole in 18 सेकेंड, what is the length of the pole, length of the platform, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में क्रॉस करती है,
जबकि एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपको उस प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। देखो क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ये एक ट्रेन है, ठीक है ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर, और एक ये प्लेटफॉर्म मान लेता हूँ मैं, इसकी लेंथ है L मीटर। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको 39 सेकंड का टाइम लगता है, और एक आगे कोई पोल है, सिग्नल पोल है, इसे क्रॉस करने में इसको 18 सेकंड का टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो दो केस मिल रहे हैं हमें, फर्स्ट केस, सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में ये जो ट्रेन है, पहली बात तो ये ट्रेन की जो भी स्पीड है, यहाँ पे जो भी ट्रेन की स्पीड है, उस स्पीड से ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, यानी ट्रेन अपनी लेंथ को भी कवर करेगी और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर करेगी। तो मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 300 मीटर प्लस L लेंथ, ये डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी। और सेकंड केस में जब ये पोल को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी वो कितनी होगी, वो सिर्फ 300 मीटर होगी, जो कि ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर टाइम लग रहा है 39 सेकंड, यहाँ पर टाइम लग रहा है 18 सेकंड। तो देखो डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट है लेकिन स्पीड सेम है। कैसे, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम ट्रेन की ही स्पीड यूज की जाएगी यहाँ पे, और इस पोल को क्रॉस करते टाइम भी ट्रेन की ही स्पीड यूज की जाएगी, और ट्रेन की स्पीड तो सेम है दोनों केस में। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पीड क्या आ गई, स्पीड कांस्टेंट होगी। अब आपको मैंने बताया था कि जब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दोनों का, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट केस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड केस, किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय टाइम टेकन इन सेकंड केस। यानी कि डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब स्पीड सेम होती है। तो यही चीज़ होगी। तो मतलब ये पहले केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या है, 300 प्लस L। दूसरे केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है 300। तो 300 प्लस L डिवाइड बाई 300 किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन इन फर्स्ट केस कितना है, 39 सेकंड। टाइम टेकन इन सेकंड केस क्या है, 18 सेकंड। तो एक बात ध्यान रखना, ये रेशियो में हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे भी सेकंड है, ठीक है ना। तो टाइम का सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 पे कैंसिल आउट करेंगे, 13 3 जा यानी 13 3 39, ये 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3, या फिर एक काम करो, ये 6 से 300 कैंसिल आउट कर दो 50 पे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 जो है इधर 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 300 प्लस L इज इक्वल टू 13 पंजा 65 650। तो जो L की वैल्यू आ जाएगी वो 300 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 350 मीटर आ जाएगी। मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 350 मीटर ये लेंथ आ गई। देखो हमने यही चीज़ यूज़ की है यहाँ पे, और ये आसानी से प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात आ रही है ना समझ में। अब अगर आपसे कोई बार क्वेश्चन में क्या होता है, स्पीड भी पूछ लेता है, तो ट्रेन की स्पीड निकाल दो। कैसे निकालेंगे, ये जो ट्रेन की स्पीड ही तो है। जैसे मान लो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को 39 सेकंड से डिवाइड कर दो, मतलब लेंथ कितनी आई है, 300 प्लस 350, यानी कि टोटल 650 मीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 39 सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो ये इतने मीटर पर सेकंड ये क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड ही तो आएगी ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रेन की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारा, ये था एक जो इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा था, कंसेप्ट बता रहा था। तो इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम और भी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जब हम टाइम डिस्टेंस स्पीड का फुल चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड करेंगे, और इन कंसेप्ट को अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस कंसेप्ट से आपका टाइम भी बचेगा, और बड़े बड़े जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इन कंसेप्ट से सोल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चन। और ये कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने एक प्रॉपर कंसेप्ट बताया आपको। तो ये हर जगह आपके, चाहे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो, या ट्रेन के क्वेश्चन हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, वो सारे इन्हीं कंसेप्ट से हो जाते हैं। लगभग 50% चैप्टर जो है ना इस कंसेप्ट पे कवर हो जाता है। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाया है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये समझ में ना आने वाला। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।